दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी की बिहार यात्रा अभी चल रही है। कभी बुलेट पर तो कभी खुली गाड़ी पर तो कभी पैदल। तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल उस यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी दिख रही है, चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव हो, यहां तक कि खुद लालू यादव हो और कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हो। सब लोग भागीदारी करते दिख रहे हैं। लेकिन इस भागीदारी के बीच एक नया चलन पिछले 2-3 दिनों से दिख रहा है, और वो चलन ये है कि नीतीश कुमार की एनडीए सरकार के, चाहे वो भाजपा के मंत्री हो या नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री हो, जनता ने दौड़ाना शुरू कर दिया है। अभी 2 दिनों पहले आपने एक फुटेज देखी कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को पटना में दौड़ा दिया लोगों ने। वो अपनी गाड़ी लेकर भागते हुए दिखे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है मंगल पांडे। उनको जनता की वजह से, भीड़ के गुस्से का शिकार होकर भागना पड़ा। हालांकि मैं और मेरा चैनल कभी भी किसी भी तरह की भीड़ की इस कार्रवाई का समर्थन नहीं करता है। जनता को लोकतांत्रिक तरीके से ही लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए। लेकिन इसी दरमियान एक दूसरा वाकया भी सामने आता है, और वो वाकया आज सामने आ रहा है जब भाजपा के मंत्री मंगल पांडे के बाद आज एक नया नंबर नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री श्रवण कुमार का था। उन्हीं के इलाके में, पटना नालंदा के इलाके में, पुराने बाढ़ लोकसभा सीट के इलाके में, और वहीं पर दिख रहा है तो श्रवण कुमार को भी 3 किलोमीटर तक पब्लिक ने दौड़ा दिया। अब 3 किलोमीटर तक दौड़ाए जा रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री। पटना राजधानी हो या ग्रामीण इलाका हो, तो क्या इसे राज्य सरकार की लोकप्रियता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? चाहे नरेंद्र मोदी की पार्टी के मंत्री हो या नीतीश कुमार के कैंप के मंत्री हो, जनता का गुस्सा इन दोनों पर अगर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं यह इस बात का संकेत है कि जो माहौल सत्ता के विरोध में बनता जा रहा है, जिस प्रकार की परिस्थितियां बिहार में जनता पिछले 30-35 सालों से देख रही है या उसके भी पहले से देख रही है, और खासकर तब जब 20 सालों से बिहार ने सिर्फ विपक्ष परिवर्तन देखा, सत्ता परिवर्तन कभी देखा ही नहीं है, तो इन 20 सालों के दरमियान स्टेबिलिटी के नाम पर, स्थिरता के नाम पर स्टेटस को यानी स्थिति प्रज्ञता को देखने की जो हालत बनी हुई है बिहार के लोगों की, क्या अब जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है? आमतौर पर लोग वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। लोकतंत्र के अंदर इस तरह के काम नहीं किए जाने चाहिए। जनता के वोटिंग के अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसके अलावा जो बिहार के दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानी का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, 5 किलो राशन के सहारे जिस सिस्टम को आगे बढ़ाया गया, जिस तरह से मजदूरों को ट्रेनों में भर भर कर देश के दूसरे पश्चिमी और विकसित राज्यों में ले जाने का एक चलन बना दिया गया, जनरल बोगियों और स्लीपर बोगियों में लदा कर जाने वाले मजदूरों की पूरी फौज खड़ी कर दी गई, और जिस तरह से पलायन को बिहार की एक नियति बना दिया गया, उसके बाद राहुल गांधी की इस यात्रा के मायने आसानी से समझ में आ सकते हैं। क्योंकि जनता को अब ये लगने लगा है कि जो मुद्दे आज प्रशांत किशोर उठा रहे हैं वो मुद्दे वाजिब तो हैं, लेकिन वो मुद्दे प्रशांत किशोर की पार्टी में इतना मादा जनता को नहीं दिखता कि उसका समाधान निकल सके। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के गठबंधन में ये मादा जरूर दिखता है कि लोग उसको लेकर के आगे कार्रवाई कर सके। अब सवाल ये उठता है कि जनता किस तरीके से इस पूरे खेल को देख रही है। तो दरअसल 10-11 सालों से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। कभी नीतीश कुमार सरकार के साथ जाकर डबल इंजन बना देते हैं, तो कभी नीतीश कुमार सरकार के विरोध में जाकर इंडिया अलायंस बनाने लगते हैं। तो नीतीश कुमार की एक भूमिका, जब खुद उनकी विश्वसनीयता साफ साफ दिखता है कि वो सवालों के घेरे में आ गई है, नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा कि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर साफ सुथरे व्यक्ति है। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि नीतीश कुमार ने कभी स्टेफनी के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को स्वीकार किया, तो कभी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। यानी नीतीश कुमार बिहार में राजद और भाजपा को पलटी कराते रहे, इस वजह से नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बिहार में गिरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार क्यों चाहिए? बीजेपी नीतीश कुमार की सेहत को मुद्दा क्यों बनने दे रही है? बीजेपी अब तक सीट शेयरिंग पर फैसले क्यों नहीं कर रही?
नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट है, इनका ऐलान क्यों नहीं कर रही? जब ये सारी बातें एक साथ आकर क्लब होती है तब समझ में आता है कि नीतीश कुमार ने अपने सहारे अपनी इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी यानी एक सामाजिक संरचना जो बिहार की है उसके अंदर अपना एक वोट बैंक गढ़ा है। और जब नीतीश कुमार ने अपना एक वोट बैंक उस सामाजिक संरचना के माध्यम से गढ़ा है तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उस वोट बैंक को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उसे ललचाई निगाहों से देख रही है। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों की बात कर रहे हैं जो मुद्दे बिहार में नीतीश कुमार उठाते रहे हैं। तो न तो जनता दल यूनाइटेड के पास कोई जवाब होता है और न ही राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोल रही है। लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ रही है कि बिहार में सत्ता का शीर्ष लोग ऊब भले ही गए हो उस शीर्ष से यानी नीतीश कुमार से, लेकिन अभी अलोकप्रिय नहीं हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द की जो मंडली है, उनकी जो कैबिनेट है, उनकी जो किचन कैबिनेट है, उनकी जो सिस्टम को चलाने वाली व्यवस्था है, उससे लोग जरूर उब गए हैं। आप जमीन पर जाकर के देखिए, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर बिहार के अंचलाधिकारियों के दफ्तर तक आप जाकर के देखें, पूरा बिहार रजिस्टर 2 की बदमाशी, सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री अवैध रूप से करना, अवैध रूप से दाखिल खारिज करना, और इस पूरे खेल के साथ साथ जिस तरह से बिहार में हर डिपार्टमेंट में बिना पैसे के काम हो जाए ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके बाद आम जनता को नीतीश कुमार की खास छवि से कोई मतलब नहीं रह जाता। स्वाभाविक है कि प्रशांत किशोर बिहार में रहते हैं तो बिहार के इन सारे मुद्दों की नस जानते हैं। राहुल गांधी तक इन सारे मुद्दों को पहुंचाया जरूर जाता है, लेकिन राहुल गांधी की टीम खास करके गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में जब राष्ट्रीय जनता दल मौजूद है तो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव खुलकर बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव तमाम बिहार के मूलभूत मुद्दों पर बोल रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर जो बात तेजस्वी यादव मजबूती से कर रहे हैं, जो बात राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मजबूती से कर रहे हैं, जो बात दीपांकर भट्टाचार्य मजबूती से कर रहे हैं, क्या उनका कार्डर उसे जमीन पर ले जा पा रहा है? ये बड़ा सवाल है जो बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी, नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में वापसी, नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में बने रहने की बाध्यता और भारतीय जनता पार्टी के 40 पर सिमटेगी या 80 तक खिसक कर चली जाएगी, इन सारे राजनीतिक परिस्थितियों को इन्हीं जवाबों से दो चार होना है कि आखिर महागठबंधन का कार्डर क्या जमीन पर उस तरह से मेहनत कर रहा है जिस तरह से महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की लीडरशिप कर रही है। लीडरशिप तो पैदल भी चल रही है, बाइक पर भी चल रही है, खुली गाड़ी में भी चल रही है, जनता के बीच जागरूकता भी फैला रही है। सवाल यही है कि चुनाव तक मोमेंटम बरकरार रखने के लिए क्या इस गठबंधन ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है? अब तक तो यही देखा जा रहा है कि तमाम लोग जो इस गठबंधन या उस गठबंधन से टिकटार्थी हैं, जिन्हें लगता है कि चलो इधर से टिकट ना मिले तो उधर से मिले, उस खेल में शामिल होने के लिए वहां पहुंच जा रहे हैं। और जब सब लोग उस खेल में शामिल होने के लिए वहां पहुंच जा रहे हैं तो साफ दिखाई देता है कि उस खेल के पीछे जो असली खेल है वो यही है कि बिहार का चुनावी मुकाबला इस बार अधिकांश सीटों पर सीधा नहीं बल्कि तिकोना होने जा रहा है। अब इस त्रिकोणात्मक मुकाबले का फायदा किसको होगा ये कहना मुश्किल है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि त्रिकोणात्मक मुकाबला सभी सीटों पर उस रूप में बिहार में होने जा रहा है जिसमें बिहार हंग असेंबली की तरफ चला जाएगा। कतई हंग असेंबली की तरफ बिहार नहीं जाएगा। किसी एक गठबंधन के पक्ष में साफ बहुमत की स्थिति बिहार में बनी रहेगी, ये एकदम स्पष्ट है। लेकिन 15,000 20,000 वोट हर सीट पर कहीं कहीं 50,000 में पहुंच सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी ये खेल खेलने जा रही है और इसका नुकसान किस सीट पर किसको होगा ये पहले से लोगों को, खास करके दोनों गठबंधनों को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान, क्योंकि बिहार में विपक्ष के लिए सत्ता का सूखा खत्म करना है। बिहार से नवंबर के बाद दिल्ली की सत्ता कैसे बचेगी, कैसे चलेगी, इन परिस्थितियों को तय होना है। तो इन सारी परिस्थितियों में दो तीन चीजें जो साफ दिखाई देती है वो ये है कि बिहार के चुनाव में सिर्फ दो गठबंधन के कैंडिडेट को नजर रख के फिर उसके साथ जो दूसरा खेल होता है उस खेल को यदि देखा जाए तो कई सारी चीजें साफ हो जाती है कि हालात किस तरह से बन रहे हैं। कई सारे ऐसे कैंडिडेट जो कई चुनाव से जमानत गंवा रहे हैं,
लेकिन कभी खुद तो कभी अपने बाल बच्चों के लिए किसी न किसी गठबंधन में टिकट मांगने पहुंच रहे हैं, जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। और इन सब के आगे जो असल खेल चल रहा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो 60-70 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी है, उन 60-70 सीटों पर पिछली बार वाला खेल तो नहीं हो जाएगा। इस आशंका को लेकर के महागठबंधन के अंदर कई सारी परिस्थितियां बनी हुई है। जहां तक प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू या प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की बात है, इन दोनों के रहते कांग्रेस पार्टी में कोई खेल होगा, गुंजाइश दिखती तो नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, यहां चीजें पटना से नहीं, ज्यादातर चीजें दिल्ली से तय होती है। और जब ज्यादातर चीजें दिल्ली से तय होती है तो इस तरह से खेल बिगाड़ने वाले लोग यहां पर अपनी जगह बना लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी सत्ता का केंद्रीकरण है। कांग्रेस पार्टी में सत्ता का केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, इन दोनों के बीच में अभी अनिर्णय की स्थिति है। लेकिन यह बात जरूर है कि पावर ब्रोकर बिहार की सत्ता में हमेशा से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे और पावर ब्रोकर राष्ट्रीय जनता दल उससे अछूता नहीं है। ध्यान रखिए, कांग्रेस पार्टी उससे अछूता होने का दावा कर ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी सवाल ही नहीं है कि पावर ब्रोकर के साथ खुद को अलग कर पाए, वो तो सबसे ज्यादा पावर में भी है। और रही बात जनता दल यूनाइटेड की, तो नीतीश कुमार यदि वाकई जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि स्वस्थ नहीं है पूरी तरह से, यदि वाकई वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है तो पावर ब्रोकर के लिए वहां पर उनके यहां गुंजाइश बन जाएगी, इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तब सवाल है सियासत जा किधर रहा है। प्रशांत किशोर को तो कई लोग खुद ही पावर ब्रोकर मानते हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी भी व्यक्ति को पावर ब्रोकर नहीं कह सकता, और चुनाव में जो पार्टी पहली बार आ रही है तो उसे देखा जाना चाहिए कि क्या वाकई वो चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ रही है, वो चुनाव वाकई बदलाव के आधार पर लड़ रही है, या वाकई फ्रीबीज के लिए किसी की 20 सीट डी टीम बनकर चुनाव लड़ रही है। कहीं ना कहीं खेल बड़ा है और इस पूरे खेल को बिहार की जनता ऐसा लगता है कि ऊब गई है देखते देखते। तभी जाकर जनता ने मंत्रियों को दौड़ाना शुरू कर दिया है। गांव गांव जाकर आप देखें, मैं खुद अभी बिहार में हूं, और गांव गांव जाकर आप लोगों से पूछें, वोट के मामले में लोग एक ही बात कहते हैं कि अरे साहब किनको जिताए, हम इन्हें वोट देते हैं तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो जब मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है तो फिर इस सिस्टम में वोटिंग करने से फायदा क्या? क्या तेजस्वी यादव इस बात की गारंटी देंगे कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी देगी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, किसी कीमत पर नहीं बनाएंगे? ये गारंटी दे पाने की स्थिति में कोई नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि नीतीश कुमार की अपनी छवि अभी खराब नहीं हुई। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जरूर है, लेकिन उनके इर्द गिर्द की पूरी मंडली बिहार के बीच में कहीं ना कहीं लोगों के दरमियान इस स्थिति में जाकर जरूर पहुंच गई है, जिससे साफ दिखाई देता है कि अब वो मंडली उस सत्ता को, जनता भले स्वीकार कर ले, सत्ता के शीर्ष को स्वीकार कर ले, उस मंडली को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा में नीतीश कुमार की मंडली निशाने पर आएगी, या वोटर अधिकार के एक मुद्दे तक सीमित होकर रह जाएगी? वोटर अधिकार बहुत बड़ा मुद्दा है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा तीसरा मुद्दा है वो बिहार की आम जनता की बेबसी का है, रीजनल इंबैलेंस यानी क्षेत्रीय असंतुलन का है, गैर बराबरी का है। सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, हर स्तर के इनइक्वालिटी यानी गैर बराबरी का मुद्दा जब सामने आ रहा है तो नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक महिलाएं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, सवर्ण, दलित, आदिवासी, ये सब अपने आप इसमें आकर जुड़ जाते हैं। तो जब सारे मुद्दे जुड़ जाते हैं तो फिर चूक कहां हो रही है? यही इंडिया गठबंधन को देखने की जरूरत है कि चूक कहां हो रही है। फिलहाल तो चूक साफ दिखाई दे रही है कि चूक सिर्फ यहीं पर हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री को सीधे राजनीतिक तौर पर टारगेट पर लेने से सभी बच रहे हैं, और इस बात को जनता भी स्वीकार कर रही है। मैं बिहार में देख रहा हूं, लोगों से बात करके देख रहा हूं, जनता भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि नीतीश कुमार की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा हो, और नीतीश कुमार चाहे जितनी साफ छवि के हो, उन्हें इसका कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी। विपक्ष इस सवाल पर नीतीश कुमार को घेर क्यों नहीं रहा, ये एक लाख टके का सवाल बना हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार को कब घेरा जाएगा।
जब तक नीतीश कुमार को नहीं घेरा जाएगा तब तक एनडीए को चुनाव में हराया नहीं जाएगा। पलटू राम कह देने से नीतीश कुमार को आप नहीं हरा सकते, क्योंकि बिहार की जनता देख रही है कि जेडीयू भी पलट रही है, आरजेडी भी पलट रही है, कभी नीतीश कुमार के साथ कभी विरोध में, भाजपा भी पलट रही है। तो पलटू राम का टैग तो जनता ने इन तीनों पार्टियों को दे रखा है, और जब पलटू राम का टैग जनता ने तीनों पार्टियों को दे रखा है तो इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को नहीं घेरा जा सकता। नीतीश कुमार को घेरने के लिए जो मुद्दा है वो 20 साल के उस सिस्टम की नाकामी है, उस सत्ता की नाकामी है जिसके सहारे नीतीश कुमार अब भी राज कर रहे हैं, सुशासन बाबू का ढोल पीट रहे हैं। लेकिन बिहार सबसे निचले पायदान पर आज भी खड़ा है, जहां खड़ा था वहां है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार ने पहले 5 साल में बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश की। 5 से 10 के उनके कार्यकाल के बारे में बिहार में आप किसी से बात करें, साफ साफ कहेंगे कि नीतीश कुमार ने उसमें काम किया। लेकिन 2010 से 2025 के बीच में नीतीश कुमार ने क्या काम किया, तो लोगों की भी जुबान बंद हो जाती है। इसी बंद जुबान को वोट बैंक में तब्दील करने के लिए इंडिया गठबंधन के पास कितना मादा है ये देखा जाना है। तो देखते हैं कितना मादा है इंडिया गठबंधन या महागठबंधन में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।